Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start a very important subject of the LLB first year, that is contract. कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, उसके जनरल प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। जो आपका ये होल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, कॉन्ट्रैक्ट 1 एंड कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में आप इसके जनरल प्रिंसिपल पढ़ेंगे और कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में आप जो है इसके स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स को आप वहाँ पे स्टडी करेंगे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपको ईयर से पता चल रहा है काफ़ी पुराना है। ब्रिटिश टाइम में यहाँ पे ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था, क्योंकि इंडिया में इससे पहले भी कॉन्ट्रैक्ट होते थे, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशंस होते थे, उनकी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती थी। तो सेकंड और थर्ड लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो कि 1815 के 50 के आसपास जो आई, तो उसके बाद जो है उन्होंने इंडिया में एक यूनिफॉर्म एक्ट बनाने की कोशिश की कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। तो उसी टाइम पे उन्होंने आईपीसी इंडियन पिनल कोड भी बनाया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द लॉ कमीशन रिपोर्ट, और उसी टाइम पे उन्होंने एविडेंस एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बनाए थे, जो कि हमारे जितने भी सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करता है। तो देखिए इतना पुराना एक्ट है और स्टिल आज भी इंडिया में ये एप्लीकेबल है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। आप डेली लाइफ में हर एक मोमेंट पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ। आप मार्केट जाते हैं, आप मार्केट जाके बड़ी सारी चीज़ें परचेज़ करते हैं, आप टीवी परचेज़ करते हैं, आप फ़ोन परचेज़ करते हैं, मोबाइल परचेज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर, एसी, ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप ऑर्डर करते हैं। तो जब आप कोई चीज़ें जो है ख़रीद रहे होते हैं, आप में और जो खरीद चीज़ पर्सन जो आपको चीज़ें वो बेच रहा होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा होता है, और दोनों साइड्स जो होती हैं कहीं ना कहीं अपना अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस पार्ट जो है उसको परफॉर्म कर रही होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है जनरली इसको हिंदी में संविदा भी बोला जाता है, एक करार भी बोला जाता है, आप दूसरे पार्टी के साथ कोई ना कोई करार करते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जब भी बनता है तो उसमें बड़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ भी होते हैं, उसमें बड़े सारे एलिमेंट होते हैं जो आपको इसके साथ जो फुलफ़िल करने पड़ते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक आईफोन है, उसकी कीमत जो है काफ़ी है, 80,000 उसकी कीमत है। आप उसको किसी को बेचना चाहते हैं, अपने किसी फ्रेंड को बेचना चाहते हैं, आप उसको बोलते हैं कि ये मेरा फ़ोन है, मैं इसको 40,000 में बेचना चाहता हूँ, और जो आपका फ्रेंड है उसको लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप में क्या हो रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। आप अपनी चीज़ को बेचना चाहते हैं, वो आपकी चीज़ को लेना चाहता है, और फ्री तो में तो वो लेगा नहीं, आप इसके बदले में उससे 40,000 ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपने फ्रेंड को ऑफ़र कर रहे हैं कि मैं अपनी चीज़ जो है 40,000 में बेचने के लिए तैयार हूँ। आपका फ्रेंड जो है वो उस चीज़ को 40,000 में लेने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे ऑफ़र और दूसरी साइड से एक्सेप्टेंस हो रहा है, और यहाँ पे 40,000 पे जो है वो कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन मीन्स इसके बदले में आप उससे कुछ ले रहे हैं, आप उसको फ़ोन दे रहे हैं और उसके बदले में आपको क्या है, पैसे मिल रहे हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं लॉफुल भी है। कॉन्ट्रैक्ट वही जो ट्रांजैक्शन आपकी लॉफुल होती है जो कि जिसका ऑब्जेक्ट लॉफुल हो। तो एक आप ऐसा काम कर रहे हैं जो कानून किसी तरीके से मनाही नहीं करेगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा। तो इस तरीके की जब ट्रांजैक्शंस होती हैं वहाँ पे ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होती है, कंसिडरेशन होता है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट जो बन जाता है। इसी तरीके से आप सोच लीजिए, आप मार्केट में जा रहे हैं, कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो चीज़ें आपको वो बेच रहा है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि आप उसको उसके बदले में कुछ दे भी रहे हैं। तो इसी को हम यहाँ पे समझेंगे, इसी के बेसिक एलिमेंट्स को हम यहाँ पे देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे होता है। आपने ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, इसके बीच में और बड़े सारे एलिमेंट हैं जो कि फुलफ़िल करने होते हैं। अगर आप उनको फुलफ़िल नहीं करते हैं तो कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, ये आपको ध्यान में पड़ना है। देखिए अब एक्ट की लैंग्वेज हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये आपको समझाना है, और साथ में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसके बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। अगर वो सारे एलिमेंट जो है वो फुलफिल होते हैं तभी कोई ट्रांजैक्शन, तभी कोई एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे बनता है। तो सेक्शन 2H की डेफिनेशन देखिए पहले। सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोलता है, देखिए, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट।
ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसको कानून जो है इन्फोर्स करता है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये थोड़ी सी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई। देखिए एग्रीमेंट क्या है, पहले आप इस एग्रीमेंट को समझ लीजिए। जब मैं आपको, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने आपको वहाँ पे एक प्रपोजल दिया कि आप मेरा फ़ोन जो है इसको 40,000 में ख़रीद लो, ठीक है जी। और जिस फ्रेंड को आपने ऑफ़र दिया था वो उस फ़ोन को 40,000 में ख़रीदने के लिए तैयार है, तो उसने दे दी एक्सेप्टेंस। इस तरीके से जब भी आप मार्केट में जा रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, वो चीज़ वो आपको बेचने के लिए तैयार है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रपोजल हो रहा है, एक ऑफ़र हो रहा है और उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो हो रही है। जब ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस या फिर प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस हो रहा है, तो ये जो सारा जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। तो आप मार्केट में जब आप कोई चीज़, आप मान लीजिए आप टीवी की शॉप के, टीवी लेना है आपने, वहाँ पे डिफरेंट टीवी पड़े हैं, आपने एक सोनी के टीवी का रेट पूछ लिया, उसने बताया इतने का है, 10-20 हज़ार का है। आप बोलते नहीं मैंने 20,000 नहीं देने, मैंने 19,000 देने हैं, और वो बोलता है ठीक है मैं 19,000 लेने के लिए तैयार हूँ। तो जो आपका ऑफ़र था उस पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, आप में और उसमें टर्म एंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई और उसमें जो है उसका प्राइस भी डिसाइड हो गया, तो वो क्या बन गया, एग्रीमेंट बन जाता है। तो हर कोई एग्रीमेंट, अब डेफिनेशन को देखिए, हर कोई एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो, तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्फोर्सिबल बाय लॉ क्या है कि आप क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, आप एग्रीमेंट तो बड़े टाइप के होते हैं, ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके कानून को कोई दिक्कत नहीं है, इन्फोर्सेबल है। अगर कल को जो है टीवी आपको वो नहीं दिया जाता है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट को बोल सकते हैं कि मैंने टीवी, हमारे में टर्म एंड कंडीशन डिसाइड हुई थी 19,000 का होना था, लेकिन जो है वो मुझे 19,000 देने के लिए तैयार अब नहीं हो रहा है। पैसे उसने ले लिए लेकिन अब मुझे टीवी नहीं दे रहा, बोलता है मैं 19,000 कम मांगे मैंने, मैं तो 25,000 ही लूँगा। तो फिर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में जाके इन्फोर्सिबल करवा सकते हो। कोर्ट जो है आपकी बात को मानेगा और आपको जो है वो 19,000 में वो टीवी दिलवाएगा, क्योंकि ये जो एक्ट है इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट है। तो जो एक्ट इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट होंगे उन्हीं को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है जी। एग्रीमेंट तो बड़े सारे होते हैं। एग्रीमेंट तो आप, मैं आपको ए जो है बी को पैसे देता है और बोलता है मैं आपको 2 लाख रुपए देता हूँ, सी को आप गोली मार दो, उसका मर्डर कर दो, तो क्या ये भी तो एक एग्रीमेंट है। यहाँ पे भी ऑफर है, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन और यहाँ पे 2 लाख डिसाइड भी हो गया, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, नहीं, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, कानून इस चीज़ को नहीं मानेगा। क्या आप इस चीज़ को करने का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो सिर्फ वही एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, जिनको कानून जो है इन्फोर्स करा सके, लॉ जो है जिनको इन्फोर्स करा सके। तो जब आप कोई टीवी ले रहे हैं या कोई फ्रिज ले रहे हैं या कोई मार्केट में कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं, कानून उसको इन्फोर्स करा सकता है। कानून की नज़र में वो गलत नहीं है, वो इमोरल नहीं है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी नहीं है, वो इलीगल नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास, आई होप आपको क्लियर होगा, जो वो सारे एग्रीमेंट, वो सारे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो कि कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, वही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। इसलिए ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। एक्ट An agreement enforceable by law is a contract. Simply, it can be said that an agreement which can be enforceable by law is a contract. Whereas legal definition, अब legal definition लिख लेंगे। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी, डोंट वरी। आप थोड़ा सा इसको रीड आउट करने की कोशिश करिए। मुल्ला की डेफिनेशन है, एवरी एग्रीमेंट और प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कंट्रोल। हर कोई एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसे सारे ऑफर एंड प्रॉमिस जो आप एक दूसरे से करने का वादा करते हैं कि मैं ठीक है आपको 10,000 का टीवी दे दूंगा, 20,000 का दे दूंगा, आपने मांगा और वो देने के लिए तैयार हो गया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गया, एग्रीमेंट बन गया, जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे। कानून जिनको मान्यता देता है, कानून जिनको इन्फोर्सेबल करा सकता है, कल को अगर आप अपनी बात से मुकरते हो या कोई भी पार्टी जो है अपनी बात से मुकरते कि नहीं मैं अब नहीं देता, तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं। तो वही सारे क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं। लेकिन जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि कानून उसको नहीं मानता है। आप किसी को मर्डर करने का, किसी का रेप करने का, किसी को मारने का, या कोई ऐसा काम जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा करने का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वो नहीं हो सकते क्योंकि वो इन्फोर्सेबल लॉ नहीं है। अब मैं आपको जो है 1 लाख रुपया दूंगा, आप 1 सेकंड में 100 मीटर दौड़ के बताइए, क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता है,
क्योंकि क्या एक सेकंड में 100 मीटर दौड़ा जा सकता है? नहीं। तो क्या कानून ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है? जब कोर्ट में जाएगा ये मामला तो क्या किसी को कुछ कॉम्पनसेशन दिलवा सकता है? नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं था, ये एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं था। तो वो सारे एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अकॉर्डिंग टू द सालमन, कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट क्रिएटेड एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो दोनों पार्टीज़ के बीच ऑब्लिगेशंस और उनकी ऑब्लिगेशन को डिफाइन करता है। तो जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने फ़ोन ही लेना है, तो फ़ोन आपको एक पसंद आया, उसने बोला ये 20,000 का, आप बोलेंगे 19,000 दूंगा। आपस में आपने टर्म एंड कंडीशन डिसाइड कर ली, मैंने बोला 19,000, वो मान गया। तो जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, उसकी एग्रीमेंट जो है, आपकी ऑब्लिगेशन डिसाइड हो जाती है, आपकी जो है वहाँ पे लाइबिलिटी बन जाती है कि आप उसको 19,000 का ही देंगे और उसके बदले में आपको फ़ोन देना ही पड़ेगा। तो आपकी लाइबिलिटी जो है किसी एग्रीमेंट के थ्रू सेट हो जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। देखिए, ये हैं आपके पास कुछ एक्सपर्ट्स की ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन जो है उनके अकॉर्डिंग जनरली होती है। देखिए, अब ऊपर वाली डेफिनेशन के बेसिस पे आप क्या जो है कंक्लूजन यहाँ पे निकाल सकते हैं। एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है तभी एक कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब वहाँ पे एक एग्रीमेंट हो और वो एग्रीमेंट जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। तो अगर ये दो चीज़ें हैं तो आपके द्वारा किए हुए सारे काम, बाज़ार से चीज़ें खरीदी हुई जितनी भी चीज़ें, जो भी आप अपने लाइफ में किसी से कुछ ले रहे हैं या किसी कुछ दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब आपके बीच में एक एग्रीमेंट हो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो। मीन्स एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो। आपने उसको एक ऑफर रखा हो और उसने आपका वो ऑफर एक्सेप्ट किया हो, आपके बीच में टर्म एंड कंडीशन डिसाइड हो मनी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, और वो जो एग्रीमेंट आपका है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी होना चाहिए, कानून भी उसको मानता हो कि ये वैलिड है, ठीक है जी, और वो उसको कल को इन्फोर्स भी करा सकता है, उसको एप्लीकेबल भी करवा सकता है। अगर आप दोनों पार्टीज़ में जो कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन डिसाइड हुई, एक पार्टी जो बाद में मुकर जाती है उससे, तो फिर कोर्ट उसको इन्फोर्सेबल भी करा सके, एप्लीकेबल भी करा सके, तब वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब उसमें एक एग्रीमेंट हो और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। आगे चलते हैं अब इसमें। देखिए, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे डेफिनेशन के बेसिस पे। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो उसमें बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इनको यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो बेसिक एलिमेंट्स से आप एक कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जब आप मार्केट में जा रहे होते हैं या कुछ भी खरीद रहे होते हैं या कुछ भी बेच रहे होते हैं, तो ये चीज़ें आप कर रहे होते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता। अब आपको ये पता चल जाएगा कि जब भी आप कोई ऐसा कुछ काम, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके साथ ही चलती जाती हैं, होती रहती हैं। तो बेसिक एलिमेंट यहाँ पे हम देख लेंगे। देखिए, नाउ वी शैल कंसिडर द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। As we have seen above, every agreement enforceable by law is a contract. The question is that which agreement shall be enforceable? कौन से ऐसे एग्रीमेंट जो कि enforceable by law होंगे, ऐसे कौन से एग्रीमेंट हैं जो कि कानून जिनको इन्फोर्स करेगा, और अदर वर्ड्स विच आर द कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड फॉर द एग्रीमेंट ऑफ इन्फोर्सेबल लॉ। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि किसी एग्रीमेंट को जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ बना देती हैं। दीज कंडीशंस आर इसेंशियल एलिमेंट, और यही सारी जो कंडीशंस जहाँ पे आपको पूरी करनी है तभी कोई एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सेक्शन 10 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो सारी कंडीशंस बताता है जो कि आपके किसी एग्रीमेंट को क्या बना देता है, कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। देखिए, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट। अगर कोई भी एग्रीमेंट, जो मेरा और आप में बीच में कोई भी करार जो हुआ है, वो तभी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा जब ये कंडीशन फुल होगी, अगर वहाँ पे फ्री कंसेंट होगी, आप में या उसमें, उस चीज़ से रिलेटेड कोई जो है सहमति बननी चाहिए, आप पे कोई प्रेशर ना हो, कोई दबाव ना, अंडर इन्फ्लुएंस ना हो, कोई फ्रॉड ना हो रहा हो। सेकंड, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी जो है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ठीक है जी। पार्टी कॉम्पिटेंट कब होती है, जब वो साउंड माइंड होती है, मेजर होती है, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ होती है, एंड द फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, और वहाँ पे कुछ ना कुछ लेन देन भी होना चाहिए। अगर मैं आपको अपना फ़ोन दे रहा हूँ तो आपको क्या मिल रहा है, फ़ोन, और आप उसके बदले में मुझे क्या दे रहे हैं, पैसे, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। तो वहाँ पे कंसिडरेशन भी होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए,
ऑब्जेक्ट लॉफुल है। अगर आप आपकी कोई अपनी चीज़ बेच रहे हैं जो आपकी है तो ये ऑब्जेक्ट लॉफुल है, इसमें कोई गलत नहीं है। एंड हेयर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, और ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो कि वाइड हो, कानून की नज़र में वो वाइड हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 1 सेकंड में 100 मीटर दौड़ के बताइए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से वाइड है, क्योंकि वो तो कभी वैलिड हो ही नहीं सकता। अगर कोई भी एग्रीमेंट में आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं तभी वो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब इन्हीं को हम वन बाय वन यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए आप में और दूसरी पार्टी में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो तभी लॉफुल होगा अगर उसमें ये सारी कंडीशन होनी चाहिए, और तभी आप उसको कोर्ट पे जाके इन्फोर्सेबल भी करवा सकते हैं। अगर जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें, उस कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एक पार्टी जो है उसकी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करती है या फिर अपने पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस को मना कर देती हैं। देखिए एग्रीमेंट, सबसे पहले एक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो पहले क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट में क्या होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। The first essential element of the valid contract is that there should be an agreement. For the agreement, the following are necessary: an offer, जिसको प्रपोजल भी बोल सकते हैं, by one party, and acceptance by the other party। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक ऑफ़र होनी चाहिए और दूसरी पार्टी से उस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और वहाँ पे कंसिडरेशन होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर होती हैं तो वहाँ पे क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। देखिए एन एग्रीमेंट रिक्वायर 2 पार्टीज, बट मोहर अली वर्सेस महमूद अली, गुवाहाटी हाई कोर्ट हेल्ड दैट द सेल एग्रीमेंट टू बी एन एक्स पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर द सिग्नेचर ऑफ द बोथ पार्टीज। तो कोर्ट हेल्ड द सेल एग्रीमेंट टू बी एन एक्स पार्टी। तो एक्स पार्टी जहाँ पे एक ही पार्टी होती है तो वहाँ पे बोथ पार्टीज़ के साइन चाहिए होते हैं एक पार्टी के, कॉन्ट्रैक्ट पे बोथ पार्टी के साइन चाहिए एक पार्टी के नहीं, तो ये फिर वैलिड नहीं माना जाएगा, इस केस में बताया गया था। तो बेसिकली आपने फिलहाल ये समझना है यहाँ पे कि एग्रीमेंट कब बनता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहले एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि एक ऑफर होना चाहिए और दूसरी पार्टी की साइड से एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वहाँ पर कंसिडरेशन होना चाहिए और हमारे पास बन जाता है एग्रीमेंट। अब सेकंड आपके पास यहाँ पे कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़ जो है सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे देखा, सेक्शन 10 आपने पढ़ा, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है पार्टी क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए। तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तो कॉम्पिटेंट, तो पार्टीज़ दोनों जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। द सेकेंड इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट is that the parties involved in a contract should be competent to make that contract। parties considered as a competent party तभी competent मानी जाती है, तभी वो सक्षम मानी जाती हैं जब वो अडल्ट हों, वो साउंड माइंड हो और इनकॉम्पिटेंट नहीं हो, मतलब कानून ने उसको कॉन्ट्रैक्ट करने से इनकॉम्पिटेंट ना कर रखा हो। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद द माइनर इज़ अ वाइड एज अब निशियो। मोहरी बीबी और धर्मोदास के केस में बोला गया है कि अगर आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो वो शुरू से वैलिड है। तो आप जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो आप भी मेजर होने चाहिए और दूसरी पार्टी भी क्या होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए। अगर आप किसी माइनर पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो फिर आप कल को आपने एक बच्चे के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये फ़ोन जो मैं आपको 10,000 में देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है जी। आपने फ़ोन दे दिया, बच्चा बोलता है कि पैसे मैं आपको कल दे दूंगा। अब बच्चा कल पैसे लेके नहीं आता है तो क्या आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि कानून पहले ही बोलता है कि माइनर पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। तो सेकंड पार्ट यहाँ पे आपने समझ लिया होगा। मोहरी बीबी धर्मोदास का केस एक लैंडमार्क जजमेंट है, इसमें पहले बताया गया है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो हमेशा एब इनिशियो वाइड होता है। तो अभी तक आपने समझा एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट में आपने देखा कि एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए और सेकंड कॉम्पिटेंट पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तो क्या माइनर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? नहीं, उसके बिहाफ पे उसके गार्जियन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसके साथ। तो वहाँ पे सिग्नेचर उसके गार्जियन के होंगे, उसके मदर फादर के होंगे, ना कि माइनर के होंगे। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे फ्री कंसेंट। तो कंसेंट भी जो है फ्री होनी चाहिए। आप अपने सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि एक ऑल एग्रीमेंट जिसमें भी पार्टियाँ जो है कॉम्पिटेंट हैं वो कंसेंट भी फ्री उनकी होनी चाहिए, वहाँ पे पढ़ा आपने। तो तीसरी कंडीशन क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब वहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट भी होनी चाहिए, दोनों पार्टियाँ फ्री होनी चाहिए, उन पर कोई प्रेशर, उस कॉन्ट्रैक्ट को करने का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको 10,000 का वो फ़ोन बेच रहा हूँ तो मेरे सिर पे आपने बंदूक नहीं लगाई है, ठीक है जी। तो अगर आप बंदूक के सर पे आप मुझसे वो 10,000 1 लाख चीज़ वाली 10,000 में ले रहे हैं तो मैं मान तो रहा हूँ, लेकिन क्या मेरी फ्री कंसेंट है वो मेरी इच्छा है? नहीं है।
तो कंसेंट जो होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए, कोई भी प्रेशर, कोई भी दबाव जो है एट द टाइम ऑफ मेकिंग एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे साफ लिखा है, द थर्ड इसेंशियल एलिमेंट फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज। एन एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डन विद द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। फ्री कंसेंट मीन्स एंड कंसेंट ऑब्टेन विदाउट, अगर फ्री कंसेंट वो तभी मानी जाएगी जब वो विदाउट कर्जन, कोई आप पे जो है जोर जबरदस्ती ना की जा रही हो, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, आप पे कोई प्रेशर ना बनाया जा रहा हो, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो रहा हो, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई ये बोल के कुछ गलत बोल के, कुछ बात को घुमा फिरा के आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना किया जा रहा। अगर ऐसा किया जा रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा। तो अगर कोर्जन हो रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये आगे सब आप पढ़ेंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो कंसेंट फ्री नहीं मानी जाती है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस अजीत गंगाधर के केसेस में यही बोला गया है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है किसी तरीके का फैक्ट कंसील किया जाता है इंश्योर्ड पर्सन के थ्रू, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट आपके पास एक कंसिडरेशन भी वहाँ पे होना चाहिए और उसका वो ऑब्जेक्ट उसका वो भी लॉफुल होना चाहिए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है जब उसमें एग्रीमेंट हो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो, वहाँ पे पार्टियाँ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए और साथ में कंसिडरेशन होना चाहिए। एक लॉफुल कंसिडरेशन जरूरी है, कुछ लेन देन होना चाहिए। अगर आप उसके बदले में जो चीज़ आप ले रहे हैं उसके बदले में उसको कुछ दे नहीं रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। देखिए, द फोर्थ इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ द लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट इन्फोर्सेबल। अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कि कंसिडरेशन ना हो, कुछ लेन देन ना हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज हेल्ड वॉइड, ये आपको याद रखना है। मिस्टर जॉन टिनसॉन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सी सुरजीत मल्हान एयर 1997 सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय द शेयर होल्डर ऑफ द ब्रोकर फॉर द ₹1 एज ए वाइड एग्रीमेंट ड्यू टू लैक ऑफ द सफिशिएंट कंसिडरेशन। तो आपने किसी कंपनी के आपके पास शेयर थे, आपने किसी सेकंड पर्सन को सिर्फ ₹1 में बेच दिए, तो ये क्या वैलिड है? कि इतने महंगे शेयर, उसके लाखों के शेयर ₹1 में बेच दिए, क्या वैलिड थे? तो ये एक यहाँ पे लॉफुल कंसिडरेशन नहीं हुआ। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए, लेवल पे होना चाहिए। अगर आप एक सोनी का टीवी खरीद रहे हैं तो आपको पता है कि कम से कम 20-25 हज़ार का तो आएगा, और उससे बड़ा सेकंड हैंड तो आ जाएगा इतने का, तो उसकी जो कीमत है ना वो लेवल पे होनी चाहिए। एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ये नहीं कि आप लाख की चीज़ सिर्फ ₹1 में बेच रहे हो। क्या ये वैलिड है? नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड मानने से मना कर दिया हुआ है। तो कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ आप मार्केट में जाते हैं, जब टीवी आप खरीद रहे हैं तो आपको उसके बदले में पैसे देने पड़ते हैं। तो आपको क्या मिल रहा है? उस पर्सन से टीवी, और आप उसको क्या दे रहे हैं? पैसे। तो दोनों को समथिंग इन रिटर्न है, तो कंसिडरेशन वहाँ पे होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे द लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इज़ दैट द लॉफुल कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? जो कि नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, ये आगे आप पढ़ेंगे, और किसी लॉ के प्रोविज़न को डिफीट ना करता हो, फ्रॉडुलेंट ना हो, या फिर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी ना हो, किसी पर्सन या बॉडी प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए, तो वो लॉफुल कंसिडरेशन जो है माना जाएगा। देखिए, हैज़ नॉट बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, और लास्ट कंडीशन सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग आपने पढ़ी थी कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसको कानून ने वॉइड मान रखा है वो आप नहीं कर सकते। तो शुरू से वॉइड, आप ऐसी चीज़ों के बारे में एग्रीमेंट कर रहे हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकती हैं, तो वो अपने आप में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉफुल हो ही नहीं सकता है। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं जो कि शुरू से ही वॉइड है, उन चीज़ों से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट करना जो है, एग्रीमेंट करना शुरू से क्या है? वॉइड है। जैसे एन एग्रीमेंट अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय द बोथ पार्टीज। मिस्टेक फैक्ट हो गया। देखिए, अस्तबल में जो होता है वो एक घोड़ा आपने रखा हुआ, ब्लैक, बहुत अच्छा घोड़ा है, आप दोनों, आपका और आपका जो पड़ोसी है, वो उस घोड़े का लेन देन कर लेते हैं। आप उसको 20,000 देने के लिए तैयार होते हैं, वो भी आपको घोड़ा 20,000 में देने के लिए तैयार होता है। लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हैं वो घोड़ा मरा हुआ है, तो क्या अब बी पार्टी जो है एक अगेंस्ट कोर्ट में जा सकती है कि नहीं, मैंने तो उस घोड़े को लेने का करार किया था, ये घोड़ा मर गया, मुझे कोई और दिलवाओ?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस घोड़े से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो तो अंदर मर गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू से क्या है, वॉइड है। इसके अलावा कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो विदाउट कंसिडरेशन तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। आप अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप उससे कुछ ले लेते हैं लेकिन उसके बदले में कुछ देते नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होगा। अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको 5 लाख दूंगा, आप कभी भी शादी नहीं करेंगे, तो शादी को रिस्ट्रेंड वाला कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होगा, ये शुरू से ही वॉइड है। अगर आप कोई पर्सन आपको बोलता है कि मैं आपको 5 लाख दूंगा, आप कभी भी कोई बिजनेस ही नहीं करेंगे, कोई ट्रेड ही नहीं करेंगे, तो ये अगर बिजनेस को रिस्ट्रेन करने वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी वॉइड है। रिस्ट्रेनिंग द लीगल प्रोसीडिंग, अगर मैं आपको देता हूँ 20 लाख रुपया, बोलते हैं कि आप मेरे अगेंस्ट केस नहीं करेंगे, रेप का केस है कोई, आप उसके घर जाते हैं, उसको बोलते हैं कि मैं आपको 20 लाख देता हूँ, आप उस पर केस नहीं करेंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा, वॉइड होगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सर्टिनिटी ना हो, अनसर्टिनिटी हो, वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे सट्टा हो, ठीक है जी। हम दोनों जो है एक नदी के किनारे खड़े हैं और मैं बोलता हूँ पानी बहुत गहरा है, आप उसको बोलते हैं कि मैं जंप करूँगा, अगर मैं बच गया तो तू मुझे पैसे देगा, और अगर फिर तू जंप करना, अगर तू बच गया तो फिर मैं तुझे पैसे दूंगा। तो इस कंडीशन में एक तो मर ही जाएगा, तो उसके घर वालों के पैसे देने होंगे। तो इस कंडीशन में कोई ऐसा जहाँ की सट्टा हो, विन एंड लॉस की पूरी सिचुएशन हो, यहाँ पे एक पार्टी जीत रही है दूसरी हार रही है, ये होते हैं वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वैलिड नहीं माने जाएंगे। ऐसा इवेंट जो कि इम्पॉसिबल है वो हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप एक सेकंड में 100 मीटर दौड़ेंगे तो क्या ये ऐसा हो सकता है, ये एक्ट ही इम्पॉसिबल है, इससे रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। तो जो इटसेल्फ लॉ में वॉइड बोलेंगे उन पे आप कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटर्न होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी इम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। कई बार आप मार्केट में जाते हैं तो सब्जी खरीदते हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ें खरीदते हैं, तो वहाँ पर आप हमेशा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते हैं, वो इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप जैसे कोई टीवी ले रहे हैं, कोई फ्रिज ले रहे हैं, तो वहाँ पे हमेशा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही है, गारंटी वारंटी वहाँ पे भरी जाती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे रिटर्न फॉर्मेट होता है। तो ये आपने यहाँ पे पढ़ा कि कैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है, कोई एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस वहाँ पे होती हैं। अब आप आम जिंदगी में आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं आप मार्केट में जाके कुछ भी खरीद रहे हैं तो ये सारे एस्पेक्ट वहाँ पे हो रहे होते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।